Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about one of the important topic of vector space linear algebra. वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हायर स्टडीज और हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक टॉपिक का बिल्कुल फुल एंड फ्लैश एक्सप्लेनेशन के साथ में विद एग्जाम्पल्स विद ट्रिक्स एंड कुछ एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, आप कह सकते हैं जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेट गेट, उनके लिए भी ये टॉपिक्स बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल हायर स्टडीज में जो मैथमेटिक्स यूज होती है पूरा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में टॉपिक आता है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, उसमें हमने सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ। हम बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं और बेसिस एक ऐसा टॉपिक होता है विदाउट बेसिस वी कांट मूव फॉरवर्ड इन अ लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा उससे एसोसिएट एक सब स्पेस होगा और वो सब स्पेस जो होगा वो सब स्पेस से रिलेटेड जो भी उस टाइप के जो भी सबसेट्स होंगे या उस टाइप के जो सब स्पेसेस होंगे उनको हम कब बेसिस कहेंगे कब बेसिस नहीं कहेंगे। और बेसिस से रिलेटेड एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट आता है जो कि होता है डायमेंशन। डायमेंशन पे रिलेटेड टॉपिक एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। आपको कोई सेट दे दिया जाता है, उसकी डायमेंशन पूछी जाती है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाता है, उसकी डायमेंशन आपको निकालनी होती है, वेक्टर स्पेस दे दिया जाता है। तो विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस। सो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द बेसिस। एंड इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब कोई सेट जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और कब कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सो इसमें एक टॉपिक आता है सब स्पेसेस के ऊपर, अलजेब्रा ना, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस। तो वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, जिसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस किया लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, एलआई जिसको हम कहते हैं। कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तब माना जाता है जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए और उसके अंदर यूज सारे सीआई फील्ड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये फील्ड से आता है, फील्ड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अगर जीरो हो जाते हैं, ऑल स्केलर्स आर जीरो इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन, उस टाइप के सेट को हम यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा आपको रिकॉल भी करवा दिया यहाँ पे। बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के बारे में। बेसिस जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है ये बेस होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का। बेस मींस आप कह सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कर सकते हैं तो ये कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। बेसिस जो होता है किसी वेक्टर स्पेस का वो एक सबसेट होता है। ठीक है, अब ये सबसेट कैसा होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी कोई बेसिस लेट किया है, इसके अंदर एलिमेंट जो है वो बीटा 1 बीटा 2 और सो ऑन बीटा n हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ये एक इस टाइप का आपके पास में क्या है, एक सेट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये सेट जो कि क्या हो जाएगा, बेसिस जो है v का क्या बन रहा है, यहाँ पे सबसेट बन रहा है या उसके इक्वल भी हो सकता है, जनरली उसका सबसेट हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये कब बेसिस बनेगा, जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि b इज li। b इज li होने का मतलब है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स li हो जाएंगे, इट मींस b एक सेट है, इज कंटेनिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर वो कंटेन करेगा तो वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, वो अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड प्रॉपर्टी सेज दैट अगर हम b को स्पान करते हैं तो v के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर एक वर्ड आता है स्पान। स्पानिंग का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। हम इस b के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाए तो वो और कुछ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सोच के देखो जरा सा, b जो है वो v का क्या है, सबसेट है। हमने b को v का सबसेट कंसीडर किया जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट है। अब उस b के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस जितने भी होंगे, उनका हमने एक सेट लिया है, दैट इज नथिंग बट स्पान ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। उसको हमने एक सेट के अंदर रखा। वो जो स्पान होगा वो क्या बनेगा, वही वेक्टर स्पेस बनेगा जिसका हमने बेसिस लिया है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज यहां पर हो जाते, इट मींस, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि इट मींस by using every element of B, V can be generated। V को हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आपने दो चीजें समझ ली तो वो उसका बेसिस हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। सिंपल सा हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस हमने लिया R2/R।
R2 और R जो वेक्टर स्पेस होता है, इसको हमने डिफाइन भी किया था, ये कुछ इस टाइप का दिखता है, x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, R2 इस टाइप का होता है, टू टपल हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है इसका, x एंड y रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फील्ड भी हमने रियल नंबर लिया है और वेक्टर स्पेस को हमने क्या लिया है, R2 लिया है, यानी कि इस टाइप का है। और एलिमेंट एंट्रीज कहां से आ रही है, x और y, ये इस टाइप। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये R2 से आ रहा है, बट इनकी जो एंट्रीज है वो कहां से आ रही है, फील्ड से आ रही है। फील्ड इज नथिंग बट रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, नाउ अब हमें इसका बेसिस निकालना है। ठीक है, इसका सिंपल सा बेसिस निकालना, तो हम कैसे बेसिस निकालेंगे, देखो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन है, इस वी सेट के लिए जो भी हमें गिवन है, इसका हम बेसिस फाइंड करेंगे। बेसिस क्या होना चाहिए, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरी चीज वो अगर उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए तो वो वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, इसके स्टैंडर्ड, इसको ना इस टाइप के R2, R3, R और इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। हम सारे स्टैंडर्ड बेसिस को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप का अगर मैं कोई बेसिस लेता हूं, इसका समझना, अब ये कैसे लिया है इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा। ये अगर मैं बेसिस लिया तो पहले चेक करते हैं कि आपको मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, चेक वेदर लाइक इज इट अ बेसिस और नॉट फॉर दिस वेक्टर स्पेस। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिस हमें गिवन है, ये सेट हमें गिवन है जो कि इसका सबसेट है सबसेट, क्योंकि हमने R2 की बात की है, R2 टाइप्स के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स एंट्रीज आ रही हैं। यस, इट विल बी अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, sorry, subset of the vector space. Now is it a basis or not? How can we conclude that? By using two results, 2 points. One point is that B is a Li or not. Li चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, सारे स्केलर को चेक करते हैं क्या वो जीरो है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से C1 लेंगे, ये हो जाएगा 1 0, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0, प्लस आप एक और लेंगे C2 जो कि हो जाएगा 0 1, इसको आप रखेंगे 2 टपल 0 वेक्टर के इक्वल, जो कि जीरो कहाँ से आ रहा है, 2 टपल्स R2 से आ रहा है, क्योंकि हमें उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C1 0 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 0 C2 इज इक्वल टू 0 0। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला वाला पहले के साथ में, दूसरा वाला दूसरे के साथ में ऐड होगा, तो C1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस C2 इज नथिंग बट 0। तो यहां से क्या मिल रहा है, C1 0 है, यहां से क्या मिल रहा है, C2 0 है। सारे स्केलर जब 0 हो जाता है किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल रखने पे, उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब एक सिंपल सा ट्रिक होता है, जब भी अगर आपके पास में इस टाइप से मैट्रिक्स बन जाए, इसको आप ये बेसिस ऐड कर लो, इसको ये बेसिस ऐड करो, या फिर इसको ऐसे रख लो, इसको ऐसे रख लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो वो Li होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ ट्रिक्स होती है सिंपल। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया हमारा, फर्स्ट क्या हो गया कि यहाँ पे B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ क्या B इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, B इसको वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो हमने एलिमेंट किस टाइप के चाहिए, X एंड Y चाहिए, 2 टपल का हमको यहाँ पे चाहिएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया ना, इसको हम लिख देंगे X 1, 0 प्लस Y 0, 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो X, 0 प्लस क्या मिल रहा है आपको, 0, Y मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, X, Y टाइप का ही तो एक आपको एलिमेंट मिलेगा। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, आपको एक टपल मिल जाएगा, सिंपल सा इस टाइप से मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, आपके R2 में बिलोंग कर जाएगा। मतलब R2 में बिलोंग भी नहीं करेगा। आप देखो ये पूरा का पूरा R2 जनरेट कर रहा है, इट इज इक्वल्स टू दिस R2 जो हमारी डेफिनेशन थी सेट की। ठीक है, आप कहना चाहते हो ये इससे बिलोंग कर जाएगा, यस ऑफ कोर्स ये इस सेट से बिलोंग करेगा। और ये सेट कुछ नहीं, यही तो सेट है, हमने एक ऐसा सेट यहाँ पर ले लिया जो कि इससे बनेगा। अब ये इसका बेसिस कैसे हो गया, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इससे आप इस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हो, वॉट एवर विल बी द X एंड Y जो कि फील्ड की एंट्रीज होगी। अब हम R3 के लिए भी बात कर सकते हैं। R3 के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अगर इफ आई एम चूजिंग द वेक्टर स्पेस दिस टाइप, तो फील्ड यहाँ पे R है, वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर का जो सेट है वो ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो ये कैसा दिखेगा, ये X, Y, Z such that X, Y, Z belongs to real number. Simple thing is here. इसके स्टैंडर्ड बेसिस निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1, 0, 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, 0,
1। तो ये इस टाइप से आपके पास में क्या आ जाएंगे, स्टैंडर्ड बेसिस आपको मिल जाएंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको अगर आप XYZ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 टपल का R3 से बिलोंग करने वाला एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी कुछ चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब आता है कॉन्सेप्ट थोड़ा डायमेंशन का। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर पूछा जाता है, दैट इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस। यानी कि डायमेंशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस का आप बेसिस बना लिए हो, उस बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसका डायमेंशन हो जाएगा। सिंपल सी चीज, डायमेंशन को हम यहां पर डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डायमेंशन द नंबर ऑफ एलिमेंट, the number of element in a vector space, in a basis, sorry for that, in a basis of a vector space, in a basis of a vector space। सिंपल, हमने वेक्टर स्पेस का बेसिस बनाया। फॉर एग्जांपल हम इसी की बात करते हैं, हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है R3/R। इसका बेसिस हमें क्या मिल रहा है, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। अब यहां पर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। एंड इट इज डिनोटेड बाय DIM ऑफ V, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, दिस इज एग्जांपल, ओके, इज इक्वल्स टू 3। क्यों? कि इस बेसिस का डायमेंशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, R3 का 3 होगा, R2 का 2 हो जाएगा, R4 लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब Rn के लिए क्या हो जाएगा, ये जनरलाइज कर रहे हैं। अब हम इसको जनरलाइज करने का मतलब क्या होगा, इफ आई एम टेकिंग अ वेक्टर स्पेस Rn over R, इट मीन्स अवर बेसिस विल बी, बेसिस क्या हो जाएंगे, देखो 1, 0, 0, 0, 0, कहां तक चलेगा, n टाइम्स चलेगा। कहां तक चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज हियर 0, 1, 0, 0, 0, ये भी कहां तक चलेगा, सॉरी n टाइम्स, ठीक है। और जो लास्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट में आएगा वो 0, 0, 0, n टाइम 0 आने के बाद में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसी टाइप का कुछ बनेगा। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें आपको n टाइम्स एलिमेंट मिले। कितने टाइम्स हो जाएंगे, n टाइम्स तक आपका ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा ना, डायमेंशन ऑफ Rn over R इज नथिंग बट n। तो यहां पर क्या हो सकता है, क्या ये इनफाइनाइट भी हो सकता है क्या डायमेंशन? क्या डायमेंशन इनफाइनाइट हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है डायमेंशन। तो इसी फाइनाइट और इनफाइनाइट के बेसिस पे वेक्टर स्पेस 2 टाइप के हो जाते हैं। पहला वेक्टर स्पेस होता है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, दूसरा वेक्टर स्पेस होता है इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं यहां पे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, और लाइक वी कैन से दैट फाइनाइट वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड कह सकते हो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी आप इसको कह सकते हो, जिसमें क्या होगा, डायमेंशन आपको कैसा मिलेगा, डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस शुड बी फाइनाइट। एक फाइनाइट क्वांटिटी आपको मिलनी चाहिए, लाइक दिस, ओके, इस टाइप से आपको फाइनाइट मिलना चाहिए। सेकंड, दूसरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इनफाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस में क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V इज नथिंग बट इनफाइनाइट, मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं यहाँ पे R फील्ड की बात करते हैं, R हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। बट एक चीज ध्यान रखना, जिसका डायमेंशन जो होगा ना उसके अंदर तो उतने ही फाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। बेसिस क्या होगा, नहीं सॉरी, बेसिस जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बेसिस के अंदर एलिमेंट तो इनफाइनाइट होंगे लेकिन बेसिस में डायमेंशन इनफाइनाइट होगा। कहने का मतलब ये है, आई थिंक यहाँ पे उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो
वेक्टर स्पेस है वो क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन इनफाइनाइट होने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब उस वेक्टर स्पेस के बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होगा। बट जनरली हम बात करते हैं फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए। जब भी कभी हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो हर चीज हम रिजल्ट फाइंड करते हैं फाइनाइटली जनरेटेड और फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए, ताकि हम एक फाइनाइट रीजन में काम कर सके। हमारा जो रिजल्ट है वो इन जनरल एन की फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी इनफाइनाइट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए आगे जितने भी थ्योरम्स को हम देखेंगे उस सब में हम इनफाइनाइट ना लेकर के फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनका हम बेसिस भी फाइंड करेंगे, डायमेंशन भी फाइंड करेंगे, जो कि बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल मैं यहां पर दे सकता हूं जो कि है पॉलिनोमियल से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, px लिखने का मेरा मतलब पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस है। अब ये जो पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस है इसमें सिंपल सा हमारे पास में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, अगर मैं px की बात करता हूं तो पॉलिनोमियल्स कैसे दिखते हैं, हम n से स्टार्ट करते हैं तो an x पावर n, और लाइक अगर मैं इसको 0 लिख देता हूँ a0 x पावर n, फिर a1 x पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते हम कहां तक चलते हैं, लास्ट में हमारे पास में आता है an माइनस 1 x, और लास्ट में आता है हमारे पास में an इज इक्वल्स टू 0। ये इस टाइप का होता है। तो अब पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, इस xn का अगर कोफिशिएंट 0 नहीं है तो इट मींस इट इज अ n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल का जो बेसिस होता है, अगर मैं इसके बेसिस की बात करता हूं तो 1x x स्क्वायर x पावर n तक चलता है। बेसिस में आपको क्या दिख रहा है, n एलिमेंट दिख रहे हैं क्या, n पावर n तो चल रहा है, यानी कि अगर आपके पास में कोई n डायमेंशनल n डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसका डायमेंशन जो होता है वो हमेशा n+1 होता है। बट हाउ, इसको कहते हैं एटमोस्ट डिग्री n। क्या कहते हैं, एटमोस्ट डिग्री n का अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसका डायमेंशन जो लिया जाता है ना वो n+1 लिया जाता है। आप कैसा कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बेसिस के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आपको ये एलिमेंट n मिल रहा है लेकिन इसके बारे में कौन बात करेगा, लास्ट में जो कोफिशिएंट, जो सिंगल कांस्टेंट वाला जो टर्म जो कि फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो फील्ड से आते हैं। अल्टीमेटली वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स कहां से आते हैं, वेक्टर से। स्केलर्स कहां से आते हैं, फील्ड से। कोफिशिएंट्स आर स्केलर्स तो वो फील्ड से आएंगे। इसके बारे में कौन बात करेगा, इसके साथ भी तो x इक्वल्स टू x पावर 0 है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन को n तो ये है, उसके अंदर एक हम ऐड करेंगे n+1 लेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, हर जगह इस एग्जांपल का यूज किया जाता है। तो जब भी बेसिस की डायमेंशन है एटमोस्ट डिग्री n की बात करेंगे, जब भी एटमोस्ट डिग्री n होगा, अगर आपको कहे 4 डिग्री आपके पास में पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ 4 पॉलिनोमियल, तो उसका डायमेंशन क्या होगा उसके बेसिस का, तो 1x स्क्वायर x क्यूब। तो 4 लाइक उसका डायमेंशन अगर आपको 4 कह रहा है, अगर 4 डिग्री कह रहा है तो मतलब x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4, मतलब इसका डायमेंशन 5 है। अगर आपसे कहें 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो कि पॉलिनोमियल है तो उसका मतलब होगा 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब। 4 डायमेंशन की बात करेगा तो 1x स्क्वायर x क्यूब तक चलेंगे। 4 डिग्री की बात करेगा तो 1x स्क्वायर x क्यूब x4 तक चलेंगे। एट मोस्ट डिग्री होती है और डायमेंशन क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्टैंडर्ड एग्जांपल एंड स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड कुछ लाइक इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो टॉपिक लाइक यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस होता है उनका डायमेंशन या उनकी बेसिस क्या होगी। तो वैसे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिनोमियल वाला है, जिसमें n डिग्री, एटमोस्ट डिग्री n की बात करते हैं, जिसमें n+1 होता है, जो कि मैंने वहां पे लिखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड, जैसे मैंने Rn के लिए आपको बताया था। तो Rn का जो डायमेंशन होगा इस वेक्टर स्पेस का, मैं इसको वी लेट कर रहा हूँ, तो इसका वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, n होगा। पर्टिकुलर केसेस के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ R ओवर R जो एक वेक्टर स्पेस है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। खुद पर क्या होता है, हमेशा डायमेंशन 1 होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही बेसिस होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ R2 ओवर R, तो क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर डायमेंशन 2 हो जाएगा। 3 होगा तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे n है तो n है, तो उसकी बेसिस क्या हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसके लिए जो बेसिस होगा 1,0 अप टू n, ये n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये चलेगा n टाइम्स तक, तो जैसे 0,1,0
n टाइम्स तक हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ से 0 0 0 1, तो ये n टाइम्स तक यहाँ पर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे Rn ओवर R का यहाँ पे डायमेंशन, लाइक क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे बेसिस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो Cn की बात करते हैं। Cn के केस में क्या हो जाएगा, सेम जैसे रियल नंबर में 1 होता है वैसे यहाँ आयोटा हो जाएगा। रियल नंबर में 1 है जैसे आयोटा यहाँ पर, तो सिंपल सा यहाँ पर अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ तो डायमेंशन ऑफ Cn ओवर C, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर देखने वाले हैं ओवर R कुछ अलग मिलेगा, लेकिन ओवर C आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा। अगर ये R हो गया तो 2n हो जाता है। कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ C ओवर C, इट इज 1, C2 ओवर C, इट इज 2, इसका डायमेंशन। बेसिस क्या हो जाएगी, सेम जहां आयोटा है वहां 1 लिख दो। जैसे मैं इसकी बेसिस की बात करता हूं, इसकी बेसिस क्या हो जाएगी, आयोटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा आयोटा। तो दिस इज द बेसिस, दिस इज द बेसिस एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर सी। मेन होता है यहाँ पे मैट्रिक्स, mn क्रॉस n जो लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, दिस इज फॉर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लिए अगर मैं बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करता हूं, ये बहुत काम आती है, बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स mn क्रॉस mn पे बाद में आता है, पहले मैं आता हूँ 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर से हम एंट्री ले रहे हैं या वॉट एवर विल बी द फील्ड, फील्ड हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। हमने फील्ड रियल नंबर लिया तो रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रियल नंबर के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, रियल नंबर से जब हम फील्ड ले रहे हैं तो जो इसकी एंट्रीज होगी वो रियल नंबर से आएगी, A B C D, 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, इसका मुझे बेसिस निकालना है। तो हमेशा पहली बात तो डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, n क्रॉस m, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूं m 2 क्रॉस 2 ओवर r, इट इज नथिंग बट 4। बट हाउ, व्हाट विल बी द बेसिस, बेसिस में जो इसके एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएगा, 1 0 0, ओके। फिर ये हो जाएगा 0 1 0, फिर यहां पर आ जाएगा 0 0 0, सॉरी 1, एंड यहां हो जाएगा 0, एक और मैट्रिक्स आएगी 0 0। अब अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, एक तो ये Li है, सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, यू कैन चेक। अगर आप इसको सॉल्व करके इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ऐसे C1 दिस मैट्रिक्स प्लस C2 दिस मैट्रिक्स प्लस C3 दिस मैट्रिक्स, C4 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, वो सबको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑल Ci विल बी 0, C1 C2 C3 C4 सब 0 मिलेंगे आपको। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये Li हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो चेक। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात, अच्छा स्पान की बात करेंगे तो स्पान के लिए क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर x a से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने a लिया है, प्लस क्या आप यहाँ a लिखो, प्लस करके b लिख दो, प्लस c लिख दो, प्लस d लिख दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मान लूंगा तो मुझे 9 मिलेंगे, जिसके अंदर हर एक एंट्रीज पे, हर एक प्लेसेस पे आप क्या करते जाओ, 1 1 को रखते जाओ। तो ये तो हो जाएगा R के लिए। अगर C के लिए बात करेंगे तो जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि C के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो x प्लस आयोटा y टाइप के होते हैं। हर एक एलिमेंट में 2 एंट्रीज होंगी, 2 नंबर्स होंगे, जो कि क्या होंगे, ये पूरा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है तो उसका डबल कर दो। अगर यही फील्ड, अगर मैं यहाँ पर इस फील्ड की जगह मान लो m2 क्रॉस m2 अगर मैं C ले लेता हूं तो उसका डायमेंशन 8 हो जाएगा, 4 into 2 8 हो जाएगा। सिंपल थिंग इज देयर। तो n क्रॉस n रियल नंबर पे है तो n स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, n into n हो जाएगा उसका डायमेंशन। बेसिकली इट इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ C ओवर R, C ओवर R जैसा यहाँ पे डबल हो रहा है ना, क्योंकि रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं हम, यहाँ पे हर चीज कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, हर चीज यहाँ पे। तो C ओवर R में आपके पास में क्या हो जाएगा, ये सेम यही रीजन है, यही रीजन की अगर हम बात करें C ओवर R में आपके पास में क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा 2n। तो क्या हो जाएगा, यहां से इस पर इसके अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि C1 है R भी 1 है, डायमेंशन 2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन इनफाइनाइट होगा। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, Q ओवर C हमेशा डायमेंशन इनफाइनाइट देता है, रेशनल नंबर का सेट होता है Q। सो दीज ऑल द थिंग्स फॉर लाइक रिलेटेड टू द डायमेंशन एंड बेसिस। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।